नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आर ए ओनली लव पर। बैठिए, तब तक मैं एक रीकैप ले लूँ। अपना दिन ख़त्म कर लेने के बाद, अपने दिन का काम पूरा कर लेने के बाद, जब ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं तो अपनी थकान को भुला देने के सारे तरीके अपनाना चाहते हैं। संजना के पैर पर बड़े आराम से और बड़े प्यार से रिधिमा ऑइंटमेंट लगाकर उस पर बैंडेज बांध देती है और वो रिधिमा को एक छोटी सी लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाती है, जहाँ ये दोनों कुछ एहसास बांटते हैं एक दूसरे के साथ कुछ ऐसे लम्हे गुजारते हैं जो बहुत ही खूबसूरत एहसास दिलाने वाले हैं। एक अच्छी जगह थोड़ा सा वक्त गुजार लेने के बाद ये दोनों घर लौटते हैं। घर लौटने के बाद ये दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। सुबह होती है और सुबह अपने साथ दरवाजे पर नॉक लेकर आती है। बाहर एक नॉक जो हुआ है वो राज ने किया है। तो हाँ, यही है रिकैप। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। राज सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से मलने लगता है, जैसे उसके मन की बेचैनी की भाषा वो अपने हाथों से बताना चाहता हो। राज, क्या हुआ है? क्यों इतने परेशान लग रहे हो? रिधिमा ने अपनी आंखों को मसलते हुए पूछा। रिधिमा, उस दिन की बात अधूरी रह गई थी ना, तो मैं वो। राज ने अपनी आंखों को ऊपर किया और अपनी बात कहकर बीच में ही रोक दी। वो थोड़ा हिचकिचाया। कौन सी बात राज? रिधिमा ने अपने आप को अवेयर करते हुए राज से पूछा। रिधिमा की इस बात पर राज अपनी कमर सीधे करके बैठ गया। वो उस दिन, तुम्हारे बर्थडे वाले दिन मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था ना, तो बस वही बात मुझे पूरी करनी है। इस बार राज ने अपनी सारी हिचकिचाहट को दूर करके रिधिमा के आगे ये बात कर दी। ओके, ठीक है, तो बोलो, एनीथिंग सीरियस? रिधिमा राज को कंफर्टेबल हो जाने के लिए कहती है और अपनी बात को आगे करने के लिए कहती है। शायद तुम समझ नहीं रही हो रिधिमा, मैं तुमसे जो कहना चाह रहा था वो मैं तुमसे थोड़ा तो कहा था, तो तुम्हें कुछ याद नहीं है? राज ने साधारण मुंह बनाकर अपनी बात कही। अगर मुझे याद भी नहीं है तो क्या हुआ, तुम अपनी बात मेरे आगे बेझिझक कह सकते हो। रिधिमा ने एक बार फिर से राज को सहजता वाला माहौल देने की कोशिश की और राज उसी माहौल को भांपते हुए अपनी बात कहने के लिए अपने लफ्ज़ों को आवाज़ देना चाहता है, मगर उससे पहले ही रिधिमा के सेल फ़ोन की रिंग जो है वो रिंग करने लग जाती है। रिधिमा अपने दाईं तरफ पड़े मोबाइल को उठाती है और अपने कान पर लगाती है। हेलो, सिस्टर रिधिमा, इट्स इमरजेंसी, आपको अभी हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में आना पड़ेगा। ये फ़ोन नर्स स्टेशन से है और रिधिमा को इमरजेंसी ड्यूटी के लिए बुलाया गया है। सॉरी राज, मैं अभी बात नहीं कर पाऊँगी, मुझे जाना होगा। रिधिमा ये कहकर अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और राज भी उसी को फॉलो करते हुए खड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं रिधिमा, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है राज, मैं कॉल करूँगी तुम्हें जब मुझे फ्री वक्त मिलेगा, ठीक है? अभी मुझे जाना होगा। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके रिधिमा, ठीक है। ये कहते हुए राज अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा लेता है और दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर हो जाता है। रिधिमा अपना फ़ोन रखकर वॉशरूम की तरफ बढ़ती है, तभी उसकी नज़र संजना पर पड़ती है और उसके कदम खुद ब खुद संजना की तरफ बढ़ने लगते हैं। संजना के पास जाकर वो एक बार फिर से बेड के पास सिरहाने उसके बैठ जाती है और अपने सीधे हाथ की हथेली से उसके सर को सहलाने लगती है। सर को सहलाते वक्त संजना थोड़ी सी हरकत करती है और वो ऐसे अपने सर को एडजस्ट करती है जैसे उसे उसका कंफर्टेबल वाला तकिया मिल गया हो।
रिद्धिमा उसके बालों को एक तरफ करके उसके गालों को सहलाती है। गाल सहला लेने के बाद उसे संजना पर थोड़ा ज़्यादा प्यार आने लगता है और फिर रिद्धिमा अपने होठों को उसकी तरफ बढ़ाने लगती है। उसके वो गुलाबी होंठ जैसे उसको अट्रैक्ट कर रहे हों। जिस अट्रैक्शन में राज ने दखल डाली थी वो दोबारा रिद्धिमा के दिल में एक बार पनप जाता है और वो अपने आप को रोक नहीं पाती। वो धीरे से संजना के लबों को चूम लेती है और फिर एक अजीब सी हरकत अपनी बॉडी के अंदर पाती है। वो मुस्कुराती है ये एहसास को फ़ील कर लेने के बाद और फिर संजना के माथे पर चूमकर खड़ी हो जाती है। जैसे उसका जाने का मन नहीं है, ना बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या करें, काम है। काम भी तो ऐसे ही वक्त पर आया है, या फिर ये कहें कि प्यार भी ऐसे ही वक्त पर आया है। कंफर्टेबल हुआ कंबल जो संजना के बदन पर है उसे एडजस्ट करती है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिद्धिमा फिर भी करती है। अपने कदमों को वो बाथरूम की तरफ बढ़ाती है, तभी उसे कुछ याद आता है और वो एक नोटपैड पर कुछ लिखने लगती है। लिख लेने के बाद वो संजना के पास जाती है और उसके बगल वाली टेबल पर उसे रख कर उसी के मोबाइल से नोट को वो दबा देती है ताकि वो कहीं उड़ न जाए या कहीं गिर न जाए। और ना चाहते हुए वो वापस बाथरूम जाती है। वहाँ से रेडी होकर आती है। वापस देखती है तो संजना उसी पोजीशन में सोई हुई है। रिद्धिमा उसे जगाना नहीं चाहती क्योंकि उसे अच्छे से मालूम है कि संजना का जो पैर में दर्द था उसकी वजह से वो पिछले दिन जो बीत गया है उसमें उसने तकलीफ़ सही होगी। और फिर ये भी समझती है कि आज भी संजना को काम करना होगा, तो वो उसे जगाने की ज़रूरत करती नहीं है। धीरे से वो अपना सेल फ़ोन उठाती है और रूम से चली जाती है। वो सीधा पहुंचती है नर्स स्टेशन। नर्स स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसे पता लगता है कि एक एक्सीडेंटल केस आया है जिसे रिद्धिमा को असिस्ट करना है सर्जन के साथ। तो उसे फटाफट से थिएटर में भेज दिया जाता है। वहाँ वो याद होगा आपको जो सर्जन थे उनके साथ वो असिस्ट करती है। बाकी इंटर्न भी हैं और नर्सिस भी हैं। ये ऑपरेशन थोड़ा लंबा चलता है। वहाँ संजना की नींद खुलती है और वो नींद खुलते ही अपने बगल में कुछ ढूंढती है, लेकिन उसे वो मिलता नहीं। वो ढूंढते ढूंढते अपनी आँखें खोलती है, मिस ब्राउन आइज़, लेकिन उसकी मिस ब्राउन आइज़ कमरे में उसे मिलती नहीं है। वो एक छोटा सा मुंह बनाकर अपने बेड पर बैठ जाती है। बेड पर वो जब बैठ जाती है तो उसे रिद्धिमा की याद आने लगती है। अभी उसे कुछ ही पल तो हुए थे इस रूम से गए और उसकी खुशबू संजना को परेशान करने लगती है। रिद्धिमा की बाँह पर उसका रखा सर उसे याद आता है और ये एहसास उसे बहुत बहुत अच्छा लगता है। इस एहसास में गुम इसको बाहर आना पड़ता है जब इसका भी मोबाइल रिंग करता है बिकॉज़ ऑफ ड्यूटी। जब रिंग करते मोबाइल पर इसकी नज़र पड़ती है, मोबाइल के साथ साथ इसको नज़र इसके नोट पर भी पड़ती है जो रिद्धिमा ने लिखा है। कॉल रिसीव कर लेने के बाद अपनी आईब्रो को सिकोड़ कर रिद्धिमा का लिखा नोट संजना उठाती है। उसे मालूम है कि ये रिद्धिमा ने ही लिखा है और कौन हो सकता है। नोट को खोलने से पहले वो स्मेल करती है, इनहेल करती है। बेवकूफ़ी भरी हरकत है, लेकिन वो मोहब्बत ही क्या जिसमें बेवकूफ़ी ना हो। इनहेल कर लेने के बाद संजना ये नोट ओपन करती है तो उसमें लिखा होता है, गुड मॉर्निंग माय सांझ, सॉरी मुझे जाना पड़ रहा है बिकॉज़ ऑफ ड्यूटी। मुझे इमरजेंसी कॉल आया है और मुझे जाना होगा। तो सांझ आप अपना पैर का ध्यान रखना और एक बहुत बड़ा हग आपके लिए गुड मॉर्निंग वाला।
ये लिख देने के बाद रिधिमा ने एक स्माइली वाला साइन बना दिया है, जिस पर नज़र पड़ते ही संजना की स्माइल दोगुनी हो जाती है। वो आगे बढ़ती है, और ज़्यादा दर्द हो तो डोंट फॉरगेट, टैबलेट लेने से कुछ नहीं होगा, लेकिन दर्द में काम करोगे तो ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन होगी, जो ठीक नहीं है। समझी मेरी डॉक्टर साहिबा? तो अब उठ जाओ और तैयार हो जाओ, कि आई एम श्योर अब तक आपको ड्यूटी का कॉल आ गया होगा। और नीचे जो है वो दोबारा से गुड मॉर्निंग लिखा होता है। संजना उस नोट को पढ़कर उसी तरीके से फ़ोल्ड करती है जिस तरीके से उसे फ़ोल्ड किया हुआ मिला था, और वापस से उसे वो अपनी पिल्लो के नीचे रख देती है जिस पिल्लो पर वो सोई थी, और एक लंबी मुस्कुराहट लेकर, एक बहुत अच्छी खुशबू लेकर वो धीरे से वॉशरूम की तरफ जाती है, और फ्रेश होकर रेडी होकर वो वापस से अपने ड्यूटी एरिया में आ जाती है, क्योंकि इसका ड्यूटी एरिया अलग है। इसे बहुत प्रिकॉशन लेना होगा, क्योंकि इसका जो पैर का इन्फेक्शन है वो कहीं सेकेंडरी इन्फेक्शन को जन्म न दे दे, और इसी बात से रिधिमा भी वरीड है। और एक ये एक डॉक्टर है तो इसे समझना चाहिए। इसी बात को लेकर रिधिमा इसे बार बार ये याद दिलाती है कि मेडिसिन लेने से कुछ होगा नहीं, मेडिसिन लेने से कोई आपत्ति नहीं आने वाली है, तो ले लेना एक टैबलेट, लेकिन दर्द में मत काम करना। उसे अच्छे से मालूम है, संजना को भी अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो एक डॉक्टर बनेगी। एक बेहतर डॉक्टर बनने के लिए, एक बेहतर इलाज करने वाला बनने के लिए खुद का इलाज करने आना चाहिए। तो इसीलिए रिधिमा उसे बार बार चेताती रहती है कि वो अपना ध्यान रखे। जब वो अपने इन्फेक्शन को ठीक नहीं कर पाएगी तो कैसे दूसरों को कर पाएगी। लेकिन संजना, जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा, थोड़ी सी नासमझ है अभी, तो बस ये भी अपनी ड्यूटी पर निकल जाती है। वहाँ रिधिमा को काफ़ी टाइम हो गया है ऑपरेशन थिएटर में, काफ़ी वक्त लग रहा है, शायद ये केस बहुत क्रिटिकल है। वक्त लग जाने के बाद जब पेशेंट को एक अलग रूम में ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में भेज दिया जाता है, तो उसके बाद रिधिमा को उसकी लोकेशन पर जाने के लिए कहा जाता है। और अभी रिधिमा पर बहुत काम हो रहा है। एक काबिल हो जाना मतलब बहुत ज़िम्मेदारियाँ उठा लेना। तो रिधिमा के लिए अभी डबल डबल ड्यूटीज़ हैं हॉस्पिटल में। अगर कहीं भी एक इमरजेंसी, एक अच्छी नर्स की ज़रूरत होती है तो रिधिमा को ही कॉल किया जाता है, और लोकेशन तो उसे हैंडल करनी है अपनी, तो लोकेशन के लिए भी इसको कॉल आता है। और जो नेहा है वो इसका बेसब्री से उसकी वैन में इंतज़ार करती है। कहाँ रह गई थी तू? कितना टाइम लगा? तेरे को पता है कितना लेट हो गए हम? अरे तो तू, किसने कहा था तुझे वेट करने के लिए? रिधिमा ने झल्लाते हुए कहा। किसने कहा था क्या मतलब? तुझे छोड़ कर जाऊँ तो तू कैसे आएगी? अच्छा, तो तू मुझे छोड़ कर जाएगी तो मैं कैसे आऊँगी? तो तू रुकी क्यों? और रुकी तो ये बोल क्यों रही है? अच्छा ठीक है ना, जल्दी बैठ। नेहा ने भी रिधिमा को जल्दी से बैठने के लिए कहा, और रिधिमा फट से वैन में बैठ गई। और इनकी वैन जो है वो हॉस्पिटल से बाहर लोकेशन की तरफ बढ़ने लगी। जब हॉस्पिटल से इसकी गाड़ी आगे गई तो ये अपने मन में सोचने लगी और अपना सेल फ़ोन निकाल कर देखने लगी। क्या देख रही है? कॉल आना है क्या किसी का? नेहा ने अनजान बनते हुए कहा। नहीं, किसी का कॉल नहीं आना। उसकी बात का जवाब रिधिमा ने अपनी आईब्रोज को सिकोड़ कर दिया और अपना फ़ोन वापस से अपनी जेब में रख लिया। तू मुझ पर बहुत नज़र रखती है ना? और अपनी बात कही। मैं क्यों नज़र रखूँगी तुझ पे? तू ही तो मोबाइल को ऐसे देख रही है जैसे तेरा फेवरेट स्वीट हो इसमें। नेहा ने फिर चढ़ाते हुए रिधिमा से कहा। देख, तू ना ज़्यादा बोल मत। अपनी तिरछी निगाहों से रिधिमा ने नेहा को देखा और कहा, हाँ ठीक है ठीक है। और नेहा अपने मास्क में ही मुस्कुरा दी, ये कहकर ये थोड़ी देर शांत रहे। वैसे सुन, क्या है? नेहा की सुन पर रिधिमा भाप गई कि ये क्या पूछेगी और क्या बोलेगी। उसे पता है ये इसे टीज़ करेगी, चिढ़ाएगी।
हाँ बोल। रिधिमा ने भी ना चाहते हुए बोल बोल ही दिया। वो वैसे रात को कहीं गई थी क्या तू? नेहा की ये बात सुनकर रिधिमा अंदर ही अंदर शॉक्ड हो गई कि इसको कैसे पता? क्या इसने मुझे देखा था? हम दोनों को देखा था क्या इसने? अपने अंदर वो सवाल करने लगी और नेहा के जवाब में देरी करने लगी। बोलना, इतना क्या सोच रही है? इसका मतलब तो गई थी कहीं। नेहा ने उसकी देरी को भांपते हुए कहा, हाँ गई थी। फिर? इस बार रिधिमा बेबाक हो गई। नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ। कहाँ गई थी वैसे? नेहा ने एक क्या कहते हैं उसे, बहुत उत्साह भर के अपने वर्ड में, अपने लफ्ज़ों में पूछा, तुझे तुझे सब जानना है ना? लेकिन क्यों जानना है तुझे सब? रिधिमा ने अपनी धीमी आवाज़ में नेहा से कहा, बस जानना है ना, बिकॉज तेरी आंखों की चमक बता रही है। इसकी ये बात सुनकर रिधिमा हल्का सा शाय हो गई और उसकी आंखें हल्की सी झुकी, लेकिन उसने उसे पूरा न झुकाते हुए उठाकर वापस नेहा पे रख दिया। क्या कह रही है मेरी आंखें? तुझे आंखें बहुत पढ़ना आ गया है, तो आजकल बहुत अलग पढ़ाई कर रही है ना? रिधिमा ने नेहा से कहा, नहीं नहीं, अलग पढ़ाई नहीं कर रही हूँ मैं, बस तुझे जानती हूँ ना, तो इसलिए कह रही हूँ, है ना? गई थी मैं तो कहीं डॉक्टर संजना के साथ। अपने लेफ़्ट शोल्डर से रिधिमा को धकेलते हुए, उसे छेड़ते हुए नेहा ने कहा, बस कर दे, अब देख भी ले इधर उधर। रिधिमा ने अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाया और उसे बिहेव करने के लिए कहा। नेहा उसकी बात पर हंस दी और इनकी गाड़ी आगे चली गई। यहाँ संजना बहुत बिजी है। दिन पर दिन केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। 10 में से 8 लोगों के केस हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं। पॉजिटिव आने के बाद उन सभी लोगों को एडमिट कर लिया जा रहा है या फिर उन लोगों को उनके घर पर ही आइसोलेट कर दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी में हो रही हैं, बहुत तेज़ी में। और जो ये कोविड एरिया बनाया गया है, जो कैप्ट किया गया है सिर्फ कोविड के लिए, वहाँ सब चीज़ों की कमी होने लगी है। बेड्स की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, नर्सिस की, और काफ़ी नर्सिस जो हैं वो खुद ग्रस्त हो गई हैं, इन्फेक्टेड हो गई हैं, उनको भी आइसोलेट कर दिया गया है। और कुछ डॉक्टर्स हैं जिनके रिजल्ट जो हैं वो पॉजिटिव आए गए हैं, उन्हें भी आइसोलेट कर देने की क्या उन्हें भी आइसोलेट कर देने का हुक्म हुआ है, एडवाइज़री जारी की गई है। अब शॉर्टेज होने लगी है स्टाफ की भी। अब इन सब चीज़ों को हैंडल करना है। अभी संजना और उसकी टीम पर ऐसा वक्त आ रहा है कि उन्हें 2-2 जनों का काम करना पड़ रहा है। इस बीच संजना के पैर में सच में दर्द होने लगता है और वो एक जगह बैठ जाती है, अपने अपने चेहरे को ऊपर किए चेयर पर। क्या हुआ? क्या हुआ जैम? अक्षय ने बड़ी ही केयर वाले अंदाज से संजना से पूछा। कुछ नहीं यार चंपू, पेन हो रहा है आज बहुत ज़्यादा। रिलैक्स, तू बैठ, मैं कुछ लेकर आता हूँ। हाँ, और सुन यार, और एक अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी लेके आई हूँ प्लीज़। अपने दर्द को अपनी सांसों में महसूस कर रही है संजना। उसने अक्षय से एक अच्छी दवा लाने के लिए कहा। अक्षय कुछ देर में उसके लिए एक पानी की बोतल और कुछ खाने के लिए लेकर आता है, फिर उससे कहता है ये खा लेने के बाद ये टैबलेट ले लेना। संजना उसे खाने के लिए मना करती है। नहीं यार जैम, बिना खाए तो नहीं, पहले कुछ खा प्लीज़। संजना उन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आइसोलेट, थोड़ा सा एक ऐसी जगह जाती है जहाँ पेशेंट का आना जाना कम हो, और वो खाने लगती है जो अक्षय ने उसे ला कर दिया। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है और मैसेज जो होता है वो रिधिमा का ही है। आपने आपने कुछ खाया?
ज़्यादा दर्द तो नहीं है। अब दर्द है तो प्लीज़ दवाई ले लेना, प्लीज़ डोंट इग्नोर सांझ, ओके। और शाम को हम जल्दी मिलेंगे। रिधिमा के ये शब्द होते हैं। उसके शब्द पढ़ते ही संजना के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है। जब वो सांझ रिधिमा के मुंह से सुनती है या उसकी तरफ से सुनती है, टेडी हो गया, सांझ हो गया, उसे बहुत खुशी होती है। उसके दिल को बहुत सुकून मिलता है। न जाने इन शब्दों में क्या है। तो बस वो उसके मैसेज को पढ़ती है और ये सोचने लगती है, कैसे कैसे मिस ब्राउन आइज़ को पता है कि मैं दर्द में हूँ, कैसे। और इस चीज़ को लेकर वो बहुत खुश होती है कि उसके दर्द का एहसास उसे भी हो रहा है, जिससे वो प्यार करती है। और इसी एहसास को लिए एक बड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पे लिए वो चीज़ खाने लगती है जो अक्षय ने उसे ला कर दी। खा लेने के बाद वो मेडिसिन लेती है। मेडिसिन लेने के बाद ये दोबारा अपने काम में लग जाते हैं। काम करते करते शाम हो जाती है। इनका ड्यूटी टाइम ओवर हो जाता है। संजना वापस अपने रूम में जाती है, ये उम्मीद लिए कि उसकी मिस ब्राउन आइज़ कमरे में मौजूद होगी, मगर नहीं, रिधिमा अभी आई नहीं है। संजना अपनी मिस ब्राउन आइज़ का वेट करते करते शावर ले लेती है। शावर लेने के बाद वो अपने पैर पे ऑइंटमेंट लगा लेती है और ऑइंटमेंट लगा लेने के बाद बैंडेज भी बांध लेती है और बार बार अपनी नज़रें घड़ी पर रखती है कि कब आएगी। एक नज़र उसकी घड़ी पर होती है तो दूसरी नज़र दरवाजे पर, और वो अपने बेड पर जाकर सिरहाने का सहारा लेकर बैठ जाती है और एक बुक निकाल कर वो उसमें से कुछ पढ़ने लगती है और यही रूटीन अपनाती है। उसकी नज़र एक बार बुक पर, एक बार घड़ी पर और एक बार दरवाजे पर होती है। ये सर्कल वो कई बार घुमाती है, लेकिन रिधिमा अभी आई नहीं है। संजना इतनी थक चुकी थी कि उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो ऐसे ही सो जाती है। उसके सो जाने के बाद कुछ देर बाद रिधिमा बड़ी सावधानी से दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोलते ही उसे सामने बेड पर आधे रूप में बैठी और आधे रूप में सोई संजना नज़र आती है। उसे बेशुमार उस पर प्यार तो आता है, मगर वो अपने कदम वहीं रोक लेती है। उसे मालूम है पहले उसे डिसइंफेक्ट होना है, उसके बाद वो अपनी टेडी को हाथ लगा सकती है। वो जाती है वॉशरूम। फ्रेश हो जाने के बाद हल्के हल्के कदमों के साथ संजना के पास पहुंचती है। सबसे पहले ब्लैंकेट हटाकर संजना के पैर को देखती है। उसे समझ आ जाता है कि ये बैंडेज अभी बांधा गया है। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो हल्के से उसकी बुक को उठाकर टेबल पर रख देती है और उतनी ही सावधानी के साथ संजना को अच्छे से बेड पर लिटा देती है और उसके ऊपर ब्लैंकेट कवर कर देती है। उसके माथे को सहलाकर उस पर एक बहुत बहुत सॉफ्ट किस करती है और अपनी कदम हल्का सा पीछे करती है। उसे भूख लगी है। क्या क्या सांझ ने खाना खाया? जैसे ही उसे भूख का एहसास होता है, उसे ये भी एहसास हो जाता है क्या संजना ने खाना खाया, लेकिन जगा भी नहीं सकती मैं, क्या करूँ। ओके, कुछ टोस्ट और कॉफ़ी मंगा लेती हूँ, ले आती हूँ। ये कहकर रिधिमा अब रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसके फ़ोन पर रिंगिंग होने लगती है। वो फट से फ़ोन उठाकर सबसे पहले रिंग को बंद करती है और देखती है कि वो राज का फ़ोन है। तब उसे याद आता है, ओ माय गॉड, मैंने तो राज को कहा था मैं कॉल करूँगी, वो मेरा वेट कर रहा होगा। और वो फ़ोन लिए वो कमरे से बाहर आ जाती है। कमरे से बाहर आती है और वो कैंटीन की तरफ बढ़ने लगती है और इतने में राज का फ़ोन जो रिंग कर रहा था वो कट हो जाता है।
मगर रिदिमा को ये ख़्याल है कि राज उसका वेट कर रहा होगा। राज से उसने कहा था कि वो उससे बात करेगी, उसे कॉल करेगी, और अब तो राज का कॉल भी आ गया। रिदिमा को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास है, क्योंकि वो ना जाने कब से अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाती आ रही है, और उसको ये भी अच्छे से मालूम है कि उसी ने कहा था राज को कि वो कॉल करेगी ड्यूटी से आकर। और फिर वो चलते चलते राज को कॉल लगा देती है। हेलो, हेलो, सॉरी राज, वो मैं ड्यूटी से लेट हो गया, इस वजह से मैंने कॉल नहीं कर पाई। रिदिमा ने अपनी गलती मानते हुए राज से कहा, इट्स ओके रिदिमा, आई नो, मुझे मालूम है अच्छे से कि तुम ड्यूटी में बिज़ी थी। रिदिमा की बात सुनते हुए, उसे समझते हुए राज ने उसकी बात का जवाब दिया। हाँ राज, बात करनी थी ना तुम्हें, तो कॉल पे करनी है या मिलना है? इस बार राज हिचकिचाया। राज, इतना हिचकिचाने की क्या ज़रूरत है? इतना क्यों वरीड हो रहे हो? इतना क्यों परेशान हो रहे हो? क्या हुआ है? अच्छा सुनो, मैं कैंटीन जा रही हूँ, तुम कैंटीन आ जाओ, ठीक है? ओके। राज ने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए फ़ोन कट किया और वो कैंटीन की तरफ बढ़ गया। रिदिमा कैंटीन पर पहुंचकर अपने लिए कॉफ़ी का ऑर्डर देती है और कुछ खाने के लिए। जब इसका ऑर्डर आ जाता है, ये एक टेबल पर बैठकर अपनी बाइट्स को चबाने लगती है। तभी सामने से राज आता है और रिदिमा के सामने बैठ जाता है। तुम तुम चाय पियोगे? रिदिमा ने राज से पूछा। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा, थैंक यू। कैसा रहा दिन? राज ने रिदिमा से पूछा। बहुत बहुत थका देने वाला, बहुत बिजी, एक पल न बैठने वाला। रिदिमा ने सारी बातें एकदम से राज के सामने रख दी, जैसे उसे कोई पुराना दोस्त मिला हो बात करने के लिए। राज उसकी ये बेबाकी देखकर मुस्कुराया और उसके चेहरे को देखता गया। अपने निवाले को चबाते हुए रिदिमा ने अपनी गर्दन से राज को इशारा किया कि क्या बात करनी है, बोलो। तो राज ने कहा, उस दिन मेरी बात अधूरी रह गई थी ना रिदिमा। वो किस दिन? अपने मुंह में निवाला लिए ही रिदिमा ने पूछा। तुम्हारे बर्थडे वाले दिन। हाँ, यस यस यस, हाँ, बोलो, सॉरी, उस दिन के लिए सॉरी। अपना निवाला पूरा कर लेने के बाद, गटक लेने के बाद रिदिमा ने राज से कहा, रिदिमा, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि क्या मैं तुम्हें प्रपोज़ करना चाहता हूँ। अपनी हिचकिचाहट, अपनी लाइनों को, अपने शब्दों को रोकते हुए भी राज ने अपनी बात कह दी। जब रिदिमा के कान में ये बात गई तो वो शॉक्ड हो गई। उसकी जो जॉ लाइन थी, उसकी जो चबाने की वजह से लगातार हिल रही थी, वो रुक गई एकदम से। उसके मुंह का निवाला शायद उसने प्रॉपर चबाया भी नहीं कि अंदर गटक लिया, और वो राज को देखने लगी। राज ने उसे देखते हुए अपनी बात को आगे किया। मैं काफ़ी दिनों से ये सोच रहा था रिदिमा, जब मैं बीमार था और जब मुझे ये लग रहा था कि मैं शायद ही बचूं, उस दिन ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुमसे कह दूंगा, आई लव यू रिदिमा। राज ने अपने सारे भाव उस टेबल पर रखी कॉफ़ी के मग की तरह रख दिए और रिदिमा सिर्फ़ और सिर्फ राज को देखती गई। राज ने अपनी बात को आगे किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये कहते हुए राज ने अपने हाथ में रिदिमा का दूसरा वाला हाथ पकड़ लिया जो फ्री था।
जो कॉफ़ी के मग के पास ऐसे बैठा था जैसे अभी कॉफ़ी के मग को पकड़ेगा और उसके लफ्ज़ों तक, सॉरी, उसके लिप्स तक ले जाएगा, लेकिन वो हाथ राज पकड़ लेता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बनोगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रिद्धिमा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अपनी आँखों को छोटा किया रिद्धिमा ने राज की ये बात सुनकर अपनी भौं को सिकोड़ा और राज के हाथ से अपने हाथ को वापस खींच लिया, ऐसे जैसे राज ने न जाने कौन सी बात कह दी हो। और वो अपनी चेयर पर थोड़ा सा पीछे की तरफ हट गई। राज रिद्धिमा के इस रिएक्शन से हैरान हो गया और वो चुप हो गया, खामोश हो गया। इन दोनों के बीच थोड़ी देर तक खामोशी रही। तभी इस खामोशी को राज ने तोड़ा। रिद्धिमा, तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि मुझे अभी शादी करनी है, या अ, मैं तुमसे कोई जवाब नहीं मांग रहा रिद्धिमा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट करोगी? कुछ तो बोलो रिद्धिमा, कुछ तो बोलो। अपने अंदर एक बहुत अजीब सा एहसास पाया रिद्धिमा ने राज की ये बात सुनकर, और उसने अपने आप को टेबल की तरफ किया, आगे किया। राज, मैं तुम्हारी फीलिंग की कद्र करती हूँ, मैं तुम्हारे इस प्रपोज़ल की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बहुत बहुत पहले से जानते हैं। तुमने मेरा हर मोड़ पर साथ दिया, जहाँ मैं कमज़ोर पड़ी वहाँ तुम एक अच्छे दोस्त की तरह मेरे साथ खड़े रहे हो, और इसके लिए मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ। मैं तुम्हें थैंक यू नहीं कहूँगी, क्योंकि थैंक यू एक बहुत छोटा लफ्ज़ है। हाँ, मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मेरे पास तुम्हारे जैसा दोस्त है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी एक दोस्त की नज़र से आगे नहीं देखा। मैंने तुम में एक बहुत अच्छा दोस्त पाया है राज, बहुत अच्छा, जिससे मैं हर चीज़ कह सकती हूँ, अपनी हर बात आकर तुमसे बोल सकती हूँ, अपनी हर प्रॉब्लम तुमसे शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा, और मैं शायद देख भी ना पाऊँ, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो मुझे अभी आगे बढ़ना है, मुझे अभी आगे के सफ़र तय करने हैं। मेरी माँ, मेरे भाई की ज़िम्मेदारी मुझ पर है, मैं शादी नहीं कर सकती। रिद्धिमा ने बहुत ही थमे हुए और ठहरे हुए लफ्ज़ों में राज से अपनी बात कही। मैं तुमसे शादी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ रिद्धिमा, मैं ये नहीं कह रहा कि हम अभी शादी कर लेते हैं, या फिर जब तुम चाहो तब हम शादी करेंगे, लेकिन प्लीज़ ऐसा तो ना कहो। इस राज की ये बात सुनकर रिद्धिमा फिर से अंदर परेशान हुई। राज, बात शादी की नहीं है, और मैं तुम्हारे लिए वो चीज़ें फील ही नहीं करती हूँ, और मैंने तुम्हें एक बहुत अच्छा दोस्त पाया है, माना है, जैसे कि मैंने कहा। क्या मैंने तुम्हें कभी ऐसा एहसास लगने दिया कि तुम मुझसे, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ।
रिधिमा ने अब थोड़ा सा असहज महसूस किया और उसकी असहजता को राज ने भांप लिया। रिलैक्स रिधिमा, रिलैक्स। मैं तुम्हें नहीं कह रहा ये कि तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मुझे गिल्टी का ये फील हुआ, नहीं। मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। प्लीज़ तुम रिलैक्स हो जाओ। मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं इंतज़ार करूँगा। मैं जब तुम चाहोगी तब हम शादी करेंगे। रिधिमा अपनी सीट पर, अपनी जगह पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई और उसने अपनी बात आगे कही। राज, बात इंतज़ार की नहीं है। बात इस चीज़ की नहीं है कि तुम मेरा वेट करो। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुम मेरा वेट करो। तुम एक अच्छी पार्टनर, एक अच्छी जीवन साथी डिज़र्व करते हो और शायद मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाऊँगी। और मैं सीधा इसीलिए बोल रही हूँ ताकि तुम किसी उम्मीद में ना रहो। और ये अचानक से बिल्कुल, मतलब राज, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मैं ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ अंडरस्टैंड, समझो मुझे प्लीज़। इट्स ओके रिधिमा, मैं समझने की कोशिश करूँगा और तुम भी समझने की कोशिश करो। टाइम तो दो। हो सकता है वक्त आते आते तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारा सोचना अलग हो जाए, चेंज हो जाए। मतलब एकदम से तुम कोई डिसीजन ना लो। मैं तुमसे कोई जवाब नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ कमिटमेंट नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन तुम इतनी जल्दी तो फैसला मत करो। राज ने भी अपनी फीलिंग्स को बिखरने से बचने से रोकने के लिए ये कहा। नहीं राज, प्लीज़। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और लेकिन प्लीज़ तुम इसे यहीं रोक दो प्लीज़। ओके, रिलैक्स रिधिमा, रिलैक्स। मैं तुम्हें किसी भी तरीके से अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता, लेकिन तुमसे एक बात पूछूंगा, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? राज की इस बात ने रिधिमा को खामोश कर दिया। राज, मैं तुम्हें बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी जैसा कि मैं करती आई हूँ, लेकिन अभी मुझसे ये सवाल मत करो और अब मुझे जाना है। रिधिमा ने अपने शब्द बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी बंदिश के राज के सामने कर दिए। ओके रिधिमा, रिलैक्स, काम डाउन। ओ फाइन, ठीक है, तुम जाओ। राज ये कहकर टेबल से पीछे हो गया और उसने अपनी बैग को कुर्सी से लगा दिया। रिधिमा उठकर राज से एक बड़ा सॉफ्ट वाला बाय कहकर अपने रूम में चली गई। अपने रूम में जाकर वो बेसुध हो गई। वो इस बात से हैरान हो गई कि राज ने उससे क्या कहा। वो बेसुदगी में जाकर अपनी जगह बैठ गई और उसका एक हाथ बेड पर और एक हाथ उसकी थाइस पे था। उसके बगल में सोई संजना एक करवट लेती है और अपने सीधे हाथ से उसके हाथ पर, उसका सीधा हाथ जब वो करवट लेती है तो उसका सीधा हाथ रिधिमा के उस हाथ पर पड़ जाता है जो बेड पर रखा था उसने। और अचानक से रिधिमा की नज़र संजना पर पड़ती है। खोई खोई रिधिमा, परेशान परेशान रिधिमा
उसके लब मुस्कुरा देते हैं जब उस संजना का स्पर्श उस पर मिलता है। और रिधिमा उसका हाथ अपने हाथ में थाम लेती है और बड़ी ही सहज और बड़ी ही कोमल निगाहों से संजना के चेहरे को देखने लगती है। उसका दिल जो परेशान लग रहा था वो हल्का हल्का सा लय में आने लगता है। वो संजना को देखते देखते ही अपनी आंखें बंद कर लेती है और आंखें बंद कर लेने के बाद उसे न जाने कब नींद आ जाती है, उसे भी नहीं पता लगता। और फिर वो वैसे ही सो जाती है जैसे कुछ देर पहले संजना सोई थी, आधी सोई आधी बैठी। उसके बाद जब सुबह अपने पहले पहर में पहुंचती है तो संजना की आंखें खुलती हैं। अभी वक्त है प्रॉपर सुबह हो जाने में। संजना की जब आंखें खुलती है तो रिधिमा को वो ऐसे बैठा हुआ पाती है, उसका हाथ रिधिमा के हाथ में पाती है और मुस्कुरा देती है। मिस ब्राउन आइज कब आई? क्या मैं सो गई थी? वो धीरे से अपने आप को उठाती है और रिधिमा के हाथ से अपने हाथ को अलग करती है और मोबाइल उठाकर उसमें टाइम देखती है। और इतना टाइम हो गया, मतलब रात से मिस ब्राउन ऐसे ही सोई हैं। और संजना, ये कहकर संजना थोड़ा सा पछताती है कि उसकी मिस ब्राउन आइज ऐसे ही सोई हैं। अब वो रिधिमा को ठीक कर देती है, उसके सिरहाने तकिया लगा देती है और उसके सर को सहलाती है, उसके माथे को सहलाती है। रिधिमा का वो बेबाक चेहरा उसे बहुत पसंद आता है। मासूमियत जो उसके गालों से झलक रही है संजना को पसंद आती है और ऐसे इतराती है कि जैसे रिधिमा को वो अपने लिए लिखवा कर लाई हो। रिधिमा को अपनी बाहों में भरने की जगह रिधिमा का सीधा हाथ खोल देती है और अपने सर को उसकी बाह पर रख देती है, अपने आप को रिधिमा से बिल्कुल चिपका देती है। रिधिमा को जैसे नींद में ही एहसास हो जाता है कि उसकी बाहें बंद करने का किसी ने उससे कहा हो, किसी ने रिक्वेस्ट किया हो, कि ऑर्डर तो हम रिधिमा को दे नहीं सकते हैं। वो उस रिक्वेस्ट को मानते हुए अपनी बाहें बंद कर लेती है और संजना उन बाहें बंद करने के ज़रिए रिधिमा से बिल्कुल चिपक जाती है। उसे खुशी होती है कि नींद में भी उसकी मिस ब्राउन आइज़ ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया है। सुबह का पहला पहर है, इस पहले पहर में आंखें बड़ी जल्दी लग जाती हैं, तो ये संजना जो है दोबारा से सो जाती है और एक बार फिर से ये रात इन दोनों की बाहों में गुजर जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। किस तरह दो थके हुए इंसान एक दूसरे की बाहों में जब सोने लगते हैं, एक दूसरे, सोचिए वो कितना कंफर्टेबल हो जाते होंगे। लकी हैं थकान के बाद जो बेड मिले वो उनका कम्फी हो, लकी हैं। तो बस ये दोनों अभी इसी से गुज़र रहे हैं। मसला ये है कि रिधिमा के अंदर तूफ़ान है और वो तूफ़ान कैसे उसे कॉन्कर करेगी और उस तूफ़ान को कैसे उसे समेटेगी ये वही जाने। और राज क्या करेगा? क्या राज ने तो ये कहा कि वो इंतज़ार करेगा, लेकिन उसे अगर ये पता लगेगा कि रिधिमा संजना से प्यार करती है तो क्या वो इस प्यार को समझेगा, इस इक्वेशन को समझेगा जिसे समाज नकारने में पहले नंबर पर है। जानेंगे आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में। बस इतना याद रखिए कि जिसी से भी प्यार करें अपनी सच्चाई से करिए, अपनी सहजता से करिए, बस और क्या ही कहा जाए। बाकी अपना अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि अगर आप लोगों के पास कोई स्टोरी है या आप अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करना चाहते हैं, किसी चहीते की स्टोरी मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया करके दिए हुए मेल एड्रेस पर मुझे संदेश भेजिए, मुझसे कांटेक्ट करिए और फिर अपनी स्टोरी भेज दीजिए। चलिए अपना अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।